सुनिए। का समायोजन करो। अब आश्चर्य करेंगे 40 लाख पता ही नहीं लगा कहां चले गए। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास और इसमें ये 40 लाख उसमें समाहित हो गए। बहुत सारे हमारे राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने कामगार और श्रमिकों को लेने से इनकार कर दिया। तो लोगों ने कहा सब, मैंने कहा देखो यूपी में जो भी आएगा उसको यूपी में रहने की व्यवस्था हमें करनी है। हमें अपने नजदीक के जो भी नजदीकी राज्य हमारे हैं, यहां तक कि नेपाल जाने वाले भी बहुत बड़े पैमाने पे थे, नेपाल सरकार ने लेने से इनकार कर दिया। हमने नेपाल के सीमावर्ती जनपद जो हमारे थे वहीं पे मैंने उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनवाए, वहां उनके खाने की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था और सारी सुविधाएं दी। बल्कि मैंने उन लोगों से ये कहा, मैंने कहा अगर आप कहीं कार्य करना चाहते हैं तो हम आपको जनपद में काम भी देते हैं। हम लोगों ने इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो उद्योग अपने बंद नहीं होने थे, लगातार चलवाते रहे, कार्य करवाते रहे। परिणाम हम सबके पक्ष में था। बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन यहां पर हम लोगों ने किया, नौकरी दी, निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर लोगों को आगे बढ़ाया और आज व्यक्ति के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। अलग अलग सेक्टर में अगर हमें प्रदेश को निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में स्थापित करना है तो प्रदेश के अंदर उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें देना होगा। आज आप देख सकते हैं इंटरस्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की 4 लेन की हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे क्षेत्र थे जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े माने जाते थे। आज दोनों क्षेत्र एक्सप्रेस हाईवे के साथ जुड़ चुके हैं। आजमगढ़ जैसा जनपद जिसके नाम से लोग घबराते थे, नाम सुनकर के ही लोग घबराते थे, आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे से भी जुड़ा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी भी वहां हमारी एक बन रही है। आज वहां कोई भय नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। जो उपद्रव थे आज पुनः उत्सव में बदल चुके हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, काशी में देव दीपावली हो रही है, प्रयागराज फिर से अपने कुंभ और माघ मेले के लिए जाना जा रहा है, वृंदावन रंगोत्सव के लिए जाना जा रहा है। ये सभी आयोजन फिर से प्रारंभ हो गए हैं और हर एक इवेंट उत्तर प्रदेश के अंदर एक उत्सव में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रयास जब भी होता है ये इसलिए हम सफल हुए क्योंकि उत्तर प्रदेश की हमारी प्रशासनिक टीम ने न केवल जनता के प्रति संवेदनशीलता के साथ बल्कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे ओन किया है। बिना ऑनरशिप के कुछ भी काम नहीं हो सकता। उसने इस बात को स्वीकारा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे रिजल्ट देना है और परिणाम था। उसने संवाद बनाया जनप्रतिनिधि के साथ। नहीं तो यहां तो पहले रोज मारपीट होती थी, अधिकारियों में जनप्रतिनिधियों में गाली गलौज होती थी। आज आप देखते होंगे कोई शिकायत नहीं। एक संवाद, जो संवादहीनता थी, लोकतंत्र को बिना संवाद के हम आगे नहीं बढ़ा सकते। आज ये संवाद कायम हुआ है, लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। जो पुलिस कभी लोगों के लिए भय और आतंक का कारण बनती थी, आज जनता को उसके प्रति ये भाव दिखाई देता है कि नहीं, ये मेरी सुरक्षा का कारण है, मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा। शिक्षक जो प्लान करते थे, नहीं आते थे, स्कूल नहीं आते थे, अब आश्चर्य करेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 2017 के पहले केवल 1,34,000 बच्चे थे, 1,34,00,000 बच्चे थे। आज उनकी संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 है और 1,91,00,000 बच्चों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन जो हमारे पास 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल थे, इन स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी, जर्जर थे, टॉयलेट नहीं थे, फ्लोरिंग नहीं थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, बालिकाओं का
ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था, 60% से अब था। आज उसी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उनमें से 1,40,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी फ्लोरिंग दे दी, अच्छा फर्नीचर दे दिया, स्मार्ट क्लास दे दिया। आपने देखा होगा कल चित्रकूट के जिलाधिकारी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में सम्मानित किया, चित्रकूट जनपद, वहां पर भी ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जो जनपद पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था, आकांक्षात्मक जनपद था, उस जनपद में आज कितना परिवर्तन है। आज जाइए वहां दूर दराज के कोल बाहुल्य किसी जनजातीय गांव में जाइए, आज वहां पे बच्चे स्मार्ट क्लास के साथ अपनी डिजिटल लाइब्रेरी के साथ बैठे होंगे, बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे। ये परिवर्तन उसी शिक्षा विभाग के लोग, जो शिक्षक पहले स्कूल में ही जाता था, आज अपने विद्यालय के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देता है। और इसमें से हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। टीम, अगर प्रशासनिक टीम चाह ले तो परिवर्तन हो सकता है, ये परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। उस परिवर्तन के वाहक के लिए उस प्रकार का चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और ये आपकी लीडरशिप में ही ये चयन की प्रक्रिया पूरी होती है। और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम देखें वास्तव में जिसका हम चयन कर रहे हैं, ठीक बात है, ब्रिलियंट हो, अच्छी बात है, साथ बुद्धि तो हो, लेकिन और केवल नकल के साथ साथ उसमें अकल भी हो, कार्य करने की सामर्थ्य भी हो, लीडरशिप का गुण भी हो, निर्णय लेने की सामर्थ्य भी हो, और आम जनमानस के बीच में कॉमन मैन के प्रति उतना ही संवेदनशील भी हो, क्योंकि एक संवेदनशील प्रशासन ही जन विश्वास का प्रतीक बन सकता है। संवेदनहीन व्यवस्था, लोकतंत्र में हम आम जनमानस की उपेक्षा नहीं कर सकते, उसकी अनदेखी करके हम किसी व्यवस्था को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे हैं। यह एक दुस्वप्न जैसा होता है, इसको कभी नहीं कर सकते। हमारा प्रयास होना चाहिए अधिकाधिक संवेदनशील, जनता के प्रति संवेदनशील, एक गरीब के प्रति संवेदनशील, उसका नाम, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब पूछे बगैर उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको शासन की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। हम भेदभाव उस दृष्टि से उसके साथ नहीं कर सकते। ऐसा प्रशासन जब रहेगा तो जन विश्वास का प्रतीक बनेगा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है, बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है, उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके अनुयायी रहते हैं, लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरोध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है एक कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सब पे बराबर लागू होता है, सब पे बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता है। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच में, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा, एक संवेदनशील प्रशासन ही करेगा। उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसी को कार्य करना होता है, उसका चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ देना, एक विश्वास का प्रतीक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपने देखा होगा कि यदि मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक परिणाम को देख रहा था और
मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई कि जो टॉप 10 थे उनमें से 8 केवल बालिकाएं थी। जो मेरिट सूची आई थी उसमें 10 की, उनमें से 8 बालिकाएं उसमें आई थी टॉप में, और 30% से अधिक बालिकाओं ने उस जो सूची निकली थी उनमें 30% बालिकाएं पास की थी। ये दिखाता है कि जब बिना भेदभाव की, और 75 में से 67 जनपदों का भी प्रतिनिधित्व उसमें हुआ, 67 जनपदों से भी लोग चयनित हुए। एक विश्वास, आप सोचिए, जिस जनपद में, जिस गांव में कोई नौजवान यूपीएससी की या स्टेट की किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ता है तो समाचार पत्रों में वहां पे बैनर न्यूज बनती है वहां की कि संघ लोक सेवा आयोग की फलानी परीक्षा में इस बच्चे का या इस बेटी का चयन हुआ है। लोगों के लिए सुर्खियां बनती हैं, क्योंकि आज भी क्रेज है सर्विस की, और उस सर्विस की क्रेज होने के नाते लाखों बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। लोग देखते हैं, पूछते हैं, इंटरव्यू उनके छपते हैं। आप सोचिए कि एक साथ 75 में से 67 जनपदों में ये समाचार छपे होंगे ना। तो एक समाचार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम दे दिया, लेकिन परिणाम अगर केवल भेदभावपूर्ण होता, प्रयागराज में छपता, बहुत होता लखनऊ में छपता, प्रदेश के अंदर छपता तो एक कॉलम की न्यूज बनकर के रह जाती, लेकिन वहां से कॉलम की न्यूज उन्होंने दी, लेकिन कॉलम की न्यूज जब जनपद में पहुंचती है तो 6 कॉलम का इंटरव्यू उस सफल अभ्यर्थी का होगा जिसका चयन उसके साथ हुआ है। उनके नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों और समाज के तमाम शुभ चिंतकों की शुभकामनाएं इसके साथ जुड़ी होती है। लोगों के मन में विश्वास पैदा होता है बिना किसी सिफारिश के, योग्यता के आधार पर। इससे बड़ा सामाजिक न्याय और क्या है? अगर हम बिना भेदभाव की चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही तो है सबका साथ सबका विकास का, यही है सबका विश्वास और सबके प्रयास का, सबने मिलकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया, और वो प्रक्रिया इतनी अच्छे ढंग से आगे बढ़ी कि आज मैं देखता हूं प्रयागराज में अब लोक सेवा आयोग के कार्यालयों का घेराव नहीं होता है। 17 के पहले क्या स्थितियां थी, भयावह दृश्य होते थे। युवा सड़कों पे होता था, सुसाइड करता था, मैं योग्य हूं, मेरा चयन नहीं हुआ है। लेकिन आज दृश्य नहीं है। आज हर नौजवान इस बात को कहता है, नहीं साहब अच्छा हुआ। आज वह जानने का इच्छुक होता है, उसके मन में एक विश्वास है, वह तैयारियां करेगा। प्रयागराज जनपद हमारा एक ऐसा जनपद है जहां पे 2.5 से 3 लाख छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर समय मौजूद रहते हैं। वहां किसी भी घर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको बच्चे परीक्षाओं की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। विश्वविद्यालयों के छात्रावासों को या अन्य संस्थानों के द्वारा संचालित छात्रावासों में भी बहुत आयत में छात्र रहते हैं, तभी तैयारी करते हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी में लीन रहते हैं। अब वो प्रयागराज अव्यवस्था का नहीं, बल्कि लोक सेवा आयोग की शुचितापूर्ण पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया से संतुष्ट होकर के उसे अंगीकार करता है, उसे स्वीकार करता है, उस प्रक्रिया के साथ जुड़ता है। लेकिन बहुत सारे परिवर्तन अभी हो सकते हैं, और भी क्या कुछ किया जा सकता है, ये जानने का एक अवसर होगा जब आजादी के 75 वर्षों की यात्रा के दौरान भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। इस दौरान हमें एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ाना है, और उस यात्रा के साथ जुड़ते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सचमुच सभी संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्यों के लोक सेवा आयोग, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है
चयन की प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश यानी देश के युवाओं के उन आकांक्षाओं को एक नई उड़ान देने के लिए हमें आगे बढ़ने की तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। कौन से ऐसे अच्छे प्रयोग अलग अलग राज्यों ने किए हैं जानने का भी एक अवसर होगा और स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा पाएंगे तो यह देश के हित में होगा, युवा शक्ति के हित में होगा। और युवा शक्ति अगर विश्वास से भरपूर है, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ रही है तो उसकी प्रतिभा का लाभ अवश्य देश और समाज को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि कल भी मुझे आप में से सभी जो राज्यों के लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण आए हैं उनके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे प्रसन्नता है, अलग अलग यानी पूरब से भी है तो पश्चिम से भी, उत्तर से भी है दक्षिण से भी, यानी दक्षिण में तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र से, कर्नाटक से का भी प्रतिनिधित्व है। पूरब में नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम, सिक्किम, इन सभी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यानी सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका यह सम्मेलन अपने आप में एक लघु भारत का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप भारत के अलग अलग राज्यों से हैं तो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां के जनमानस की आकांक्षाओं को भी यहां पर प्रस्तुत करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर इस अवसर पर प्राप्त होगा। आप अपने अनुभवों का लाभ यहां पर देकर के जाएंगे और हमें प्रसन्नता होगी कि आपके 2 दिवसीय 24वें सम्मेलन के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों में भ्रमण करने का भी अवसर आपको प्राप्त हो। आप उधर वहां पर आप जाएं, हमें प्रसन्नता होगी। लखनऊ से 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की दूरी में आपको अयोध्या, 1 घंटे की दूरी में नैमिषारण्य या हमारा एक पौराणिक और ऐतिहासिक शहर लखनऊ है। लखनऊ में भी बहुत कुछ देखने जानने का अवसर यहां पर भी प्राप्त हो सकता है। काशी जाने के लिए भी यहां से व्यवस्था होगी और प्रयागराज या अन्य क्षेत्रों में भी आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा। हमें प्रसन्नता होगी अगर आप देश के इतने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 23 राज्यों से अधिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे संघ लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ सदस्य सम्माननीय चौबे जी भी, लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला जी भी इसमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग प्रदेश के अंदर प्रदेश की इन आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का भी अवलोकन कर पाएंगे या पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का भी अवलोकन कर पाएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। वहां तक आपको पहुंचाने, उनका परिचय करवाने में हमें प्रसन्नता की अनुभूति होगी। आप सभी का उत्तर प्रदेश आगमन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो और एक दूसरे के साथ हम परस्पर अपने अनुभवों को साझा करने के साथ साथ सफलतम प्रयोगों को आगे बढ़ा करके देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों के इस 24वें सम्मेलन के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्राचीन भारत का प्रतिनिधित्व करता है यूपी, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद अपने संबोधन में तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं।